हेलो क्लास। इस वीडियो में हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के रिलीफ फीचर्स के फैक्ट की बात करेंगे। इसीलिए मैं कोई ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं दे रहा हूँ। इसमें सिर्फ हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ फैक्ट को हम लोग समझेंगे, ताकि अगले वीडियो में मैं फैक्ट कम दूंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये जो है ये जो पहला जो रिलीफ फीचर है, ये भाबर का जो पहला रिलीफ फीचर है उसको हम लोग भाबर के नाम से जानते हैं। और ये नैरो है और पोरस है। पोर समझते हैं ना, मतलब इसके सैंड पार्टिकल के बीच में बड़े बड़े पीबल्स हैं, और पीबल से वाटर जो है ड्रेन होकर के बहुत मतलब अंदर चला जाता है। और ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ना। जो गैंगेटिक प्लेन है हम लोग का, उसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है वो भाबर कहलाता है, और ये शिवालिक के जस्ट बाद स्टार्ट होता है। और ये कितना है चौड़ा है, ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है। 8 से 16 किलोमीटर ये चौड़ा है ना। वेस्ट डायरेक्शन, और ये क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट जो है फुट हिल्स में, जितना भी हिमालय का फुट हिल्स है उसमें ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रन करता है। ठीक है, और ये जो भाबर बेल्ट है वो इंडस टू तिस्ता नदियों के बीच है ना। वेस्ट में इंडस और ईस्ट में तिस्ता नदियों के बीच, इंडस टू तिस्ता के बीच में ये पड़ता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, तो रिवर जो डिसेंड करती हैं शिवालिक से, जो रिवर डिसेंड करती है ना, वो बड़े बड़े डिपॉजिट, बड़े बड़े पत्थर ले आ करके अलुवियल फैंस जो है वो ला करके वहाँ डिपॉजिट कर देती हैं, है ना। ये फुटहिल्स में ये ला करके डिपॉजिट कर देता है अलुवियल फैंस को, बड़े बड़े पत्थरों को। ठीक है, आगे क्या होता है, आगे बढ़ते हम लोग कि दिस इज़ तो उसके बाद क्या होता है कि द पोरोसिटी ऑफ भाबर इज़ द मोस्ट यूनिक फीचर। अब पोरोसिटी का मतलब क्या है कि इसमें बड़ा बड़ा पोर्स बन जाता है, मतलब इसके जो पत्थर है पीबल से ऐसे ऐसे करके ऐसे बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट किए हुए हैं इधर, है ना। तो इधर से कोई वाटर बॉडी आता है ना, वाटर वगैरह आता है, फ्लो करता है, तो इसके अंदर छुप करके वो बाहर निकलता है। मतलब वहाँ यहाँ जो नदियाँ अंदर ही अंदर नदियाँ जो हैं बहने लगती हैं बड़े बड़े पोर्स के बीच में, समझे। तो इसलिए ये इसका सबसे बेहतर जो फीचर है भाबर का वो पोरोसिटी है। ठीक है, द पोरोसिटी इज़ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ पीबल्स। मैंने अभी बताया ना कि बड़े बड़े जो पत्थर है वो नदियाँ जैसे ऐसे बह करके आती हैं, ऐसे ऐसे बह करके आती हैं, नदियाँ आ रही हैं, बह रही हैं, है ना। तो अपने साथ ये रिवर जो है ये बड़े बड़े पत्थर ऐसे ऐसे ला करके और इन्हें यहाँ करके डिपॉजिट हो गया, ये बड़े बड़े पत्थर हैं। अब इसमें नदियाँ जो हैं इसमें आ करके अंदर, इसके अंदर हो करके अंदर से ही मतलब बहती हुई और जाकर तराई में निकल जाती हैं। तो ये नदियों का क्या है ना कि ये अंदर ही अंदर बहती हैं, है ना, इसके अंदर ही अंदर बहती हैं, भाबर के अंदर अंदर ही बहती हैं और दिखाई नहीं पड़ती। भाबर एरिया में नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं, डिसअपीयर्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है पोरोसिटी जो है ये बहुत यूनिक फीचर है भाबर का। ठीक है, द स्ट्रीम ये तो बात हम लोग कर चुके हैं, तो ये भाबर का फीचर था। ठीक है ना, और जिसको हम लोगों ने बेहतर तरीके से डील कर लिया है। अब हम लोग तराई के बारे में पढ़ेंगे। तो तराई जो एरिया है इल ड्रेन्ड है। इल ड्रेन्ड का मतलब होता है ना कि यहाँ पोर्स है ना, बहुत टीनी बहुत टीनी पोर्स है ना, ऐसे ऐसे टीनी पोर्स हैं। अब क्या है ना कि यहाँ जो ऐसे इतने डेंस पोर्स हैं, इसके इतने डेंस पोर्स हैं कि जब नदियाँ आती हैं इधर ना, अब नदियाँ जब इधर आती हैं ना तो इसके ऊपर से बहती हैं, ऊपर से ऐसे नदियाँ बहने लगती हैं, अंदर नहीं जा पाती हैं, है ना, तो डिसअपीयर नहीं हो पाती हैं, है ना। तो ये क्या होता है कि और यहाँ जो महीन जो डिपॉजिट होता है, महीन डिपॉजिट जो होता है वो इधर डिपॉजिट होने लगता है, और डिपॉजिट होकर के ये फर्टाइल लैंड बन जाता है। और यहाँ वेजिटेशन जो है वो बहुत रिच वेजिटेशन एरिया बन जाता है। ठीक है ना, वीट ये जो है, और नदियाँ जो मतलब वहाँ मतलब एक मैं इमेज के थ्रू मैं दिखाना चाहूँगा, छोटा सा ग्राफ टाइप का बना दे रहा हूँ कि ये मान लीजिए कि आपका भाबर क्षेत्र है, तो ये बड़े बड़े पीबल्स हैं। अब यहाँ जो नदी आई ना, मानो ग्रीन कलर से मैंने नदी को दिखाया, तो यहाँ जो नदियाँ हैं वहाँ जो है ये नदियाँ जो है यहाँ डिसअपीयर हो जाएंगी,
है ना। ये जो भाबर क्षेत्र है, ऊपर वाला मैंने भाबर बना दिया, ये भाबर क्षेत्र है, यहाँ नदियाँ डिसअपेयर हो जाएंगी। और तराई, चूँकि ये बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से बहती हुई आकर के तराई एरिया में निकल जाती हैं, तराई एरिया में दिखने लगती हैं। ये यहाँ तराई एरिया में इनको दिखने लगती हैं। तो तराई एरिया में नदी भाबर्स में सिंक करके और तराई एरिया में नदियाँ इमर्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो इल ड्रेन्ड होने के कारण यहाँ मतलब यहाँ जो है थिकली फॉरेस्टेड एरिया बन जाता है। थिकली फॉरेस्टेड, यहाँ बहुत बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, है ना। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल दें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो है इसी तराई एरिया में पड़ता है। फिर उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम, इसी में तराई एरिया में पड़ता है ना। तो the tarai is more marked in the eastern part than the west because eastern parts receive comparatively higher amount of rainfall। मतलब कह रहा है कि द तराई इज़ मोर मार्क्ड इन द ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा तराई एरिया है। क्यों? क्योंकि इन द वेस्ट बिकॉज द ईस्टर्न पार्ट रिसीव कंपेरेटिवली हायर अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, जिसके कारण वहाँ थोड़ा सा एलुवियम डिपॉजिट है ही, और उसके बाद रेनफॉल ज़्यादा है ही, तो वो बहुत वेजिटेशन जो होता है बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं छोड़ते हैं और आगे थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं थोड़ा सा कि मोस्ट ऑफ द तराई लैंड स्पेशली इन पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड हैज़ बीन टर्न्ड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि भाबर जो एरिया है वहाँ खेती नहीं होती है, क्योंकि वहाँ जो बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा किए हुए रहते हैं, है ना। तो मतलब ये कंक्रीट जैसा ज़मीन होता है, तो वहाँ जो है एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो तराई एरिया जो है वहाँ खूब खेती होती है, और ख़ासकर मतलब आपका ये पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार का कुछ एरिया है, तो ये सब खेती खूब यहाँ होती है। चलिए, तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ।